पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोहन एक निवाला खाते ही बोला, वाह बिरजू, क्या नाश्ता बनाया है तूने। आज तो मजा ही आ गया। बिरजू ने कहा, रोहन भाई ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया। ये तो वो अभी बोल ही रहा था कि रोहन ने बीच में ही कहा, अरे जिसने भी बनाया है दिल करता है उसका हाथ चूम लो। ये सुनकर सम्राट उसे घुरकर देखता है। उसकी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, पर क्यों आता है पता नहीं। उसी वक्त चंचल चाय लेकर बाहर आती है। सम्राट उसकी तरफ देखता है, फिर उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। चंचल की 2 उंगलियां जल गई थी, जिससे उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। ये तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। सम्राट उसके हाथ से ट्रे पकड़ता है और टेबल पर रख देता है। शोभाजी, रोहन, बिरजू और चंचल चारों ही उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि आखिर सम्राट करने क्या वाला है। वो उसका हाथ पकड़ता है, वापस उसे किचन में ले जाता है। चंचल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मेरा हाथ। यहाँ शोभाजी रोहन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि तुम्हें कुछ पता है। जवाब में दोनों ने ही अपने कंधे उचक दिए। सम्राट चंचल का हाथ नहीं छोड़ता, ड्रॉअर में रखी एक क्रीम निकालता है और बिना कुछ बोले उसकी उंगलियों पर लगाने लगता है, जो जलने की वजह से लाल हो गई थी। जैसे ही सम्राट उसकी उंगलियों को छूता है तो जलन की वजह से चंचल की हल्की सी आह निकल जाती है। ये देखकर सम्राट तुरंत अपने होठों को गोल करके उसकी उंगलियों को फूंक मारने लगता है। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये कौन सा अनजाना सा रिश्ता बन गया था दोनों के बीच। चंचल चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी और सम्राट भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। चंचल की नजर तो ठहर जाती है सम्राट के गंभीर चेहरे पर। वो बेपरवाह सा उसकी उंगलियों पर दवाइयां लगा रहा था और साथ ही साथ अपने होठों को गोल करके उसे फूंक भी मार रहा था। कितना केयरिंग लग रहा था वो इस वक्त। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक पत्थर दिल इंसान है। तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो, सम्राट सिंह राठौड़। चंचल उसकी तरफ देखकर बोलती है। उसकी आवाज से सम्राट होश में आता है। वो अपनी हरकत पर खुद हैरान रह जाता है। तब वो वहां से उठकर चंचल के पास आया। तब वो चंचल की उंगलियों पर दवाइयां लगाने लगा। कुछ नहीं पता चला उसे। सम्राट चंचल का हाथ छोड़ते हुए बोला, हर किसी के समझ में आ जाऊं ऐसी शख्सियत नहीं है मेरी। ये कहता हुआ वो किचन से बाहर निकल जाता है। चंचल कभी उसे देख रही थी तो कभी अपने हाथ को। सम्राट का वो चेहरा जब उसकी फिक्र करते हुए वो उसके हाथों पर फूंक मार रहा था, उसका वो चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं किस चीज में खींची हुई वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ अपने ही हरकत पर हैरान सम्राट गुस्से से भर जाता है। किचन से बाहर आते ही उसके चेहरे के भाव बदले हुए थे। वो बाहर आते ही अपनी सख्त आवाज में बोला, नाश्ता हो गया तुम्हारा? उसने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। रोहन ने तुरंत खड़े होते हुए बोला, जी सर, हो गया। तो फिर चले। ये कहता हुआ वो घर से निकल जाता है। अरे नाश्ता तो करके जाओ। शोभा जी आवाज लगाते रह जाते हैं, पर तब तक सम्राट वहां से चला जाता है और रोहन उसके पीछे पीछे। चंचल बाहर आती है, देखती है कि सम्राट की प्लेट में खाना यूं ही रखा हुआ है। उसने तो कुछ खाया नहीं था। चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो सम्राट से नफरत करती है तो फिर क्यों रोक नहीं पाती उसे खुद के करीब आने से। क्या हो जाता है उसे। शोभा जी उसे ही देख रही थी और वो उसके मन की बात को भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। दूसरी तरफ समीर डॉक्टर को सारी बात बताता है कि वो कैसे यहाँ पहुंचा, उन लड़कों ने कैसे धक्का दे दिया, आरोही के साथ हुई हैवानियत और अब उस पर लगे इल्जाम। सम्राट का उसकी बहन को उठाकर ले जाना,
ये सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, सारा इल्जाम तो तुम पर ही लग गया। समीर ने कहा, ये सब छोड़िए डॉक्टर, पर मेरी बहन सम्राट के कब्जे में है। सम्राट बहुत ही निर्दयी इंसान है, पता नहीं वो चंचल के साथ कैसा व्यवहार कर रहा होगा। कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए उसके साथ कोई जबरदस्ती वो अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाता। कुछ भी करिए डॉक्टर, पर प्लीज मुझे जल्दी से ठीक करिए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, देखो ये सब मेरे हाथ में नहीं है, पर हाँ मैं इतना कर सकती हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो इस चीज में स्पेशलिस्ट है, मैं उसे बुला लेती हूँ जिससे तुम जल्दी से ठीक हो सको। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। समीर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, इससे पहले कि बहुत कुछ गलत हो जाए मुझे जल्दी से ठीक कर दो। खैर वक्त गुजरता है, 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में चंचल ने बिना कोई शिकायत के सारे घर का काम कर रही थी। एक शिकन तक नहीं आई थी उसके चेहरे पर। और इसी बात पर सम्राट भी खुद हैरान था, परेशान था। उसने चंचल को परेशान करने के लिए सजा तो दे दिया, पर सच तो ये है कि वो उसे इस तरह से काम करता हुआ देखकर खुद परेशान हो गया था। सुबह का वक्त है, घर में कोई नहीं है सिवाय सम्राट, चंचल और बिरजू के। सम्राट इस वक्त आरोही के कमरे में उसके बेड के पास बैठा हुआ था। चंचल हॉल रूम में कुछ काम कर रही थी। तभी सम्राट ने उसे पानी के लिए आवाज दिया। चंचल ने पानी का ग्लास ट्रे में लेकर उस कमरे में गई, सम्राट के पास गई जो कि आरोही के बेड के पास बैठा हुआ था। उसने उसकी ओर ग्लास बढ़ाया ही था कि तभी उसके पैर मुड़े और पानी का ग्लास उसके हाथ से छूटकर आरोही के बेड पर गिर गए। ये देखकर सम्राट का पारा हाई हो गया। वो जल्दी से उठा, पर तब तक बेड भीग चुका था। उसने चंचल को घुटते हुए देखा और भड़कते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम हमेशा से मेरी बहन के पीछे पड़ी हो, उसे मारना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं हुई, तो ये तरीका ढूंढा है अपनी भड़ास निकालने का। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, चलो यहाँ से। उसने उसके बाजू को पकड़ा और उसे खींचते हुए वहीं लकड़ी के घर में ले गया और लगभग उसे धक्का देते हुए अंदर की तरफ ढकेल दिया। चंचल अपने मुंह के बल गिर गई। अब यहीं पड़ी रहो, उसने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। कुछ देर में सम्राट घर से बाहर कहीं चला जाता है, तभी बारिश शुरू होती है और उस लकड़ी के घर में छत से पानी बहने लगता है। दिन बीत जाता है, शाम होती है, अभी भी बारिश हो रही थी। तभी शोभा जी आरती जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपने घर लेकर आती है, क्योंकि आरती जी के पास कोई और ठिकाना नहीं था। दोनों घर आते हैं। हॉल रूम में आकर शोभा जी ने आरती जी को सोफे पर बिठाते हुए चारों ओर नजर करते हुए पूछा, बिरजू चंचल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बिरजू ने कहा, बड़ी माँ वो उस आउट हाउस में है, उसे यहाँ आने के लिए मना किया है सम्राट भाई ने। ये सुनकर शोभा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन वहां तो छत से पानी बह रहा है ना, वहां कैसे? मैं देख कर आती हूँ। तभी आरती जी, जो कि चंचल का नाम सुनकर हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी, उन्होंने भी कहा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। दोनों आउट हाउस में जाते हैं। देखते हैं चंचल एक कोने में पड़ी हुई है, उसे होश नहीं है। चंचल को देखकर आरती जी ने अपने सीने पर हाथ दे दिया और नाम में अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन, चंचल यहाँ इस हालत में, इन लोगों ने मेरी चंचल को इस हालत में रखा हुआ है। तभी शोभा जी की आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, क्या हो गया इस बच्ची को? हमें इसे घर लेकर जाना चाहिए, आ जाने दो सम्राट को। तभी आरती जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दीजिए शोभा जी, इसे यहीं रहने दीजिए। सम्राट आकर खुद देखे कि उसने क्या किया है।
ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे में तो इस बच्ची की तबीयत खराब हो जाएगी, शोभा जी ने कहा। तो आरती जी ने कहा, होने दीजिए, पर सम्राट का ये जानना जरूरी है कि उसने मेरी बच्ची को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। उसे ये नजारा अपनी आंखों से देखना होगा। कुछ देर के बाद सम्राट घर आता है। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने चंचल को उस आउट हाउस में छोड़ दिया है। और वहां बारिश में पानी बहने लगता है। हॉल रूम में शोभा जी बैठी हुई थी, जबकि आरती जी इधर से उधर चक्कर काट रही थी। सम्राट को देखकर आरती जी गुस्से से भर जाते हैं। सम्राट ने शोभा जी से आरती जी के बारे में पहले से ही सुना था। वो ये भी जानता था कि आज वो घर आने वाले हैं। उसने आरती जी को देखते ही पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? वो बहुत आराम से पूछता है। आरती जी ने तुरंत उससे दूर होते हुए कहा, दूर हटो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए, सम्राट सिंह राठौड़, वो चिल्लाते हुए बोली। और उनका ऐसा बर्ताव देखकर सम्राट को बहुत अजीब लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरती जी ने आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, क्या क्या सुना था तुम्हारे बारे में कि गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ बेहद अच्छा है सम्राट सिंह, पर तुम तो हैवान हो, हैवान। कहना क्या चाहती हो आप? साफ साफ कहो। इस बार सम्राट की आवाज सख्त थी। आरती जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंचल को सजा देकर उसे परेशान करके बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हो? तरस नहीं आया तुम्हें उस मासूम सी बच्ची पर? वो इसी के लायक है, सम्राट ने गरजते हुए कहा। नहीं, वो इसके लायक नहीं है। तुम हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा मार रहे हो, जो पहले से ही मर चुकी है। और उसे कितना मारोगे? आज मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। चंचल की जिंदगी से जुड़ा ऐसा राज जो वो खुद भी नहीं जानती। क्या मतलब? सम्राट अपने माथे पर सिलवटें डालते हुए बोला। आरती जी ने कहा, तुम जिस चंचल को रणवीर सिंह की पोती समझकर सजा दे रहे हो, असल में वो तो उसकी पोती है भी नहीं, कुछ नहीं लगती वो रणवीर सिंह की। ये सुनते ही सम्राट के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। माँ बाप नहीं है उसके, मार दिया गया था उन्हें जब वो छोटी सी थी। अरे उसने तो अपने माँ बाप को कभी देखा भी नहीं। और जानते हो उन्हें किसने मारा है? रणवीर सिंह ने। ये सम्राट के लिए दूसरा झटका था। आरती जी ने कहा, मुझे अभी भी अच्छे से याद है वो दिन। मैं, रणवीर सिंह और उसकी पत्नी करुणा, हम तीनों हवेली में नौकर थे। पर रणवीर सिंह और उसकी पत्नी के मन में लालच आया। चंचल के माँ बाप बहुत अच्छे इंसान थे और रणवीर सिंह उतना ही कमीना। उन्होंने धोखे से दोनों को पहाड़ी से धक्का दे दिया, सिर्फ दौलत के लालच में। तब उसे पता चला कि सारी दौलत चंचल के नाम हो गई है। वो खुद हवेली का मालिक बनकर रहने लगा। उसकी बीवी चंचल पर अत्याचार करने लगी। जानवरों से भी बुरा सुलूक किया जाता था उसके साथ, उसी के घर में। चंचल को जिंदा रखना उनकी मजबूरी थी, वरना तो वो उसे भी कब का मार चुके होते। उसके बाद चंचल पर हुए अत्याचार वो उसे बताती है। जैसे जैसे सच सम्राट के सामने आ रहा था, वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था। ये उसके हाथों से क्या हो गया जानते हो? जिस दिन तुम उसे उठाकर ले आए थे, उस दिन मैंने भगवान से दुआ की थी, कोई तो आए जो उसे इस नरक से बाहर निकाल कर ले जाए। पर मुझे क्या पता था कि वो एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ जाएगी। पर अब सम्राट को आरती की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ चंचल का चेहरा ही घूम रहा था। उसके साथ किया अपना बर्ताव। एकदम से उसे चंचल का ख्याल आता है कि उसने सुबह क्या किया था। सम्राट तुरंत आउट हाउस की तरफ दौड़ता है, अंदर जाता है। बारिश में भीगने की वजह से चंचल एक कोने में बेहोश पड़ी थी। वो बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठाता है। बेहोश चंचल उसके सीने से लग जाती है। ये देखकर सम्राट की आंखें नम हो जाती है। पहली बार आरोही के अलावा किसी और के लिए उसकी आंखों से आंसू बहे थे।
उसे नहीं पता कि उसे क्या हो गया था। उसके होठ अपने आप ही उसके माथे पर चले जाते हैं। सम्राट के दिल से नफरतें छंट चुकी थी। जितनी नफरत थी उसे कहीं ज्यादा मोहब्बत होगी। वो वैसे ही उसे अपने सीने से लगाए बाहर आता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरती जी हैरानी से उसे ही देख रही थी, क्योंकि अभी भी उसने बस सम्राट का एक ही रूप देखा था। पर उसे नहीं पता था कि सम्राट जितना पत्थर दिल बनता है, उससे कहीं ज्यादा वो नरम दिल है। और जब उसकी गलती हो तो फिर तो वो उसे सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यहाँ तो गलती भी उसकी थी, और अब तो बात उसकी मोहब्बत की थी। सम्राट फटाफट से उसे अपने कमरे में ले जाता है। आरती जी उसके पीछे पीछे जाती है। सम्राट चंचल को बेड पर लौटाने लगता है, पर चंचल ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ रखा था, जिसे वो छोड़ ही नहीं रही थी। सम्राट आहिस्ता से उसे बेड पर लेटाता है, और ऐसा करते हुए वो उसके बेहद करीब हो जाता है। चंचल के चेहरे पर पानी की बूंदें किसी मोतियों की तरह चमक रहे थे। एक पल के लिए उसकी नजरें ठहर जाती है उसके मासूम से चेहरे पर। मन ही मन, कैसे सहा होगा तुमने ये सब कुछ? कहाँ से लाती हो तुम इतना सब्र? आरती जी सम्राट की तरफ देख रही थी। कितना पछतावा नजर आ रहा था उसकी आंखों में। सम्राट धीरे से अपने शर्ट को उसके हाथ की पकड़ से आजाद करवाता है, और फिर वो अपनी अलमारी में से एक जोड़ी कपड़े निकालकर आरती जी के हाथों में देते हुए बोला, इसके कपड़े बदल दीजिए। कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। आरती जी भी बिना देर किए चंचल के कपड़े बदलने लगती है। सम्राट बाहर गार्डन में चला आता है, जहां अभी भी बारिश हो रही थी। वो वहीं बाहर खड़ा भीगने लगता है। उसके जहन में चंचल के साथ किया गया व्यवहार याद आता है, जो कि उसे अंदर से कचोट रहा था। सम्राट के दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी, जो कि उसकी आंखों के रास्ते बाहर बहने लगता है। जाने अनजाने में जो तकलीफ उसने चंचल को दी थी, उसका दर्द उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो आसमान की तरफ देखता है और फिर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी शोभा जी बाहर गार्डन में आते हैं और सम्राट को ऐसा करते हुए देखते हैं। उसकी आवाज में कितना दर्द था और तकलीफ साफ नजर आती थी। वो सम्राट के पास जाती है, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सम्राट। सम्राट तुरंत पीछे पलटता है और वो एकदम से उनके गले लगते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी माँ, बहुत बड़ी गलती। जाने अनजाने में मैंने उस लड़की के साथ। बस इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। शोभाजी कुछ नहीं बोलते, बस उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करने लगते हैं। आरती जी ने चंचल के कपड़े बदल दिए थे, और वो चंचल का माथा छूकर देखती है कि कहीं बुखार तो नहीं, पर उसका शरीर तो बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था। चेहरा पूरा सफेद हो गया था, कुछ भी हरकत नहीं कर रही थी वो। ये देखकर आरती जी घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करती, सम्राट कमरे के अंदर आता है। उसके साथ शोभा जी भी थी। सम्राट को देखते ही आरती जी ने रोते हुए कहा, ये देखो, मेरी फूल सी बच्ची का क्या हालत कर दिया है तुमने। होश भी नहीं आ रहा है इसे। तुम बड़े लोगों को सिर्फ अपना ही दुख, अपनी ही तकलीफ दिखाई देती है। किसी और का दुख तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को। वो अभी बोल ही रही थी कि उसके बात को अनसुना करके सम्राट चंचल के पास जाता है, उसके माथे को छूकर देखता है। वो अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थी। सम्राट पास रखा कंबल उठाकर चंचल पर डाल देता है और उसे अच्छी तरह से कवर कर देता है। अलमारी में से दूसरा कंबल निकालता है और वो भी उसके ऊपर डाल देता है, ताकि उसे गर्मी मिल सके। आरती जी उसे बस ये सब करते हुए देख रहे थे। लग नहीं रहा था कि ये वही सम्राट है। इसके बाद सम्राट तेल गुनगुना करके लाता है उसके
हथेलियों पर पैरों पर गुनगुना तेल लगाता है और अपने हाथों से रगड़ने लगता है। इस वक्त वो कितना केयरिंग लग रहा था कि बस जहां आरती जी उसे हैरानी से देख रही थे, वहीं शोभा जी के होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि सम्राट को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सम्राट चंचल के पैरों में तेल लगाते हुए, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो और सोचो कि जिस भाई की इकलौती बहन उसके सामने जिंदा लाश बनकर पड़ी हो, उस पर क्या गुजरती होगी, क्या बीत रही होगी उस पर। आरोही को इस हालत में देखकर मुझे शौक नहीं है किसी को सजा देने की या किसी पर अत्याचार करने की, पर जमाने ने मुझे इस कदर पत्थर बना दिया है कि मेरी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे जाती है। वो आरती जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ साहब, बाकी समीर कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। रणवीर तो खुद उसे ढूंढने में लगा हुआ है। सम्राट खामोशी से चंचल का चेहरा देख रहा था। वो हैरान था कि वो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया, तो आज चंचल के करीब कैसे? कैसे उसके होठ उसके माथे पर चले गए? कैसे उसके माथे को उसने चूम लिया? कैसे उसने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो कब से बेचैन था इस चीज के लिए। एक बार फिर उसके दिल और दिमाग में जंग शुरू हो गई। उम्मीद है इस बार दिल की जीत होगी, दिमाग की नहीं। अब सम्राट अपने दिल की ही सुनेगा। रात गहरा हो चुकी थी। आरती जी वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है। पूरी रात सम्राट चंचल का ख्याल रखता है, एक पल के लिए वहां से हटा नहीं था। सुबह होते होते उसके पलकें भारी हो जाती है, कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ चंचल की आंख खुलती है। वो खुद को किसी और जगह पर पाकर हैरान रह जाती है। उससे भी ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब वो उठकर बैठती है और सम्राट को अपने पैरों के पास सोया हुआ देखती है, जो कि जमीन पर बैठा बैठा ही सो गया था। उसका सिर उसके पैरों के पास था। तीसरा झटका तो उसे तब लगता है जब आरती जी को वो अपने सामने सोफे पर सोया हुआ देखती है। फिर उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है। उसे याद आता है कि वो तो आउट हाउस में थी। धीरे धीरे उसे सब समझ में आ जाता है। आरती जी का यहाँ आना मतलब सम्राट के सामने सच्चाई आ गई है उसकी। नजरें एक बार सम्राट पर चली जाती है। वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करती है, जो काफी था सम्राट को नींद से जगाने के लिए। वो तुरंत उठ जाता है। दोनों की नजरें मिलती है। दोनों ही अपनी नजरें नहीं हटाते।